मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं आइंस्टीन हूँ। सेना में जाना, बाबा साहब ने इसको मैक्सिमम सेक्रीफाइस कहा। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नौकरी नहीं है, ये अपनी राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी मिट्टी की सुरक्षा के लिए जो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है, जो हम बलिदान है। लोग कह रहे हैं रेजिमेंट करके क्या फायदा होगा, बताइए। देखिए, फायदा ये राष्ट्र के सम्मान का विषय है, समाज के सम्मान का विषय है। जो भी बाबा कह रहे हैं, पहले उनका विरोध उनके घर की महिलाओं को करना चाहिए। जैसे जैसे महिलाएं इस देश में शिक्षित होंगी, ऐसे बाबाओं के यहाँ जाना बंद कर देंगी। मैं तो भारत तो संविधान से चल रहा है, धार्मिक ग्रंथ तो आपकी निजी उपासना का विषय है। देश तो संविधान से चलेगा, शादी की उम्र तो संवैधानिक रूप से तय है। बाबा लोग जाएं संसद में और अपना घटा बढ़ा लें। इस तरह की भाषा जो लोग बोल रहे हैं, जो सबसे निकम्मे लोग हैं, जो मेहनतकश लोग नहीं है, वही ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसे ही बाबाओं को जवाब देने के लिए हिंदू कोड बिल का प्रावधान किया है बाबा साहब ने। हाँ, ऐसे ही बाबा सती प्रथा के पक्षधर हैं, ऐसे ही बाबा बाल विवाह के पक्षधर हैं, ऐसे ही बाबा विधवा विवाह के खिलाफ हैं, ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि अगर कोई महिला का पति मर जाए, बहु विवाह के पक्षधर हैं। बाबा साहब को गाली देना मतलब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानते हैं, और बाबा साहब को गाली देने का मतलब कि आपके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना, उनको गाली देना मतलब इस देश की संप्रभुता, अखंडता को गाली देना, क्योंकि ये देश बाबा साहब के विजन, उन्हीं के लिखित संविधान से चल रहा है। भारत का संविधान यही तो है कि उसके न मानने वाले को भी कहता है कि हम आपसे संवैधानिक तरीके से बात करेंगे। नहीं तो यही कोई मनुस्मृति का राज होता तो उनका जीभ काट लिया जाता, सर कलम कर दिया जाता। इन दिनों आप एक चीज़ तो बड़े ही कॉमन तरीके से देख रहे होंगे कि आरक्षण के विरोध में लोग खुलकर इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे हैं कि बाबा साहब पर भी टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते हैं। गाली गलौज का भी एक वीडियो आपने देखा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में एक जब हुंकार भरी गई, वो हुंकार थी चमार, गुर्जर और अहीर रेजिमेंट की। ये रेजिमेंट कितनी आवश्यक है और आखिरकार ये रेजिमेंट की मांग अब से नहीं है बल्कि सालों से चली आ रही है, लेकिन ये जो मांग उठाई गई है वो कितना सही और सटीक है, इस पूरे विषय पर एक बातचीत और एक चर्चा करने के लिए सीधे तौर पर नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर बताइए, रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है और मुख्य तौर पर ये 3 रेजिमेंट की चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से मांग की गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाति आधारित रेजिमेंट है भारत में। तो जैसे राजपूताना राइफल्स है, गोरखा रेजिमेंट पहले था, उसके बाद तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि महार रेजिमेंट पहले बहुत मजबूत था। उसके बाद अहीर रेजिमेंट भी था। उस रेजांगला के युद्ध में उनका बड़ा गौरव शौर्य गाथा है, चीन से जब युद्ध हुआ। महार रेजिमेंट सबसे मजबूत रेजिमेंट माना जाता था। तो अगर जाति आधारित रेजिमेंट है तो फिर महार रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट को भी बहाल किया जाए, उसमें कौन सी आपत्ति है? लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ 3 रेजिमेंट की मांग क्यों की गई है? ऐसी समाज में तो पाल भी आते हैं और तमाम अन्य बिरादरियां भी हैं, तो उनके रेजिमेंट की मांग जो पहले रही है। जैसे अभी भी महामहिम राष्ट्रपति के सुरक्षा में जो तैनात होते हैं, उनमें स्पेशली एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तो महार रेजिमेंट रहा है, पहले से रहा है, उसको ख़त्म किया गया, क्यों किया गया नहीं पता। अहीर रेजिमेंट रहा है, तो इस नाम से पहले ऑलरेडी रेजिमेंट रहे हैं, ये है मसला। या फिर पहले रहे हैं लेकिन अब नहीं रहने चाहिए, जब ख़त्म हो ही चुके हैं तो फिर से मांग क्यों की जा रही है? फिर सबको ख़त्म कर दीजिए, जो भी जातिगत रेजिमेंट है उसको ख़त्म कर दीजिए। कुछ जाति के रेजिमेंट रहने दीजिए, कुछ जाति के नाम से रेजिमेंट ना रहे। या तो जो शुरू से है उसको रहिए, या फिर जो अच्छा करें तो सर अच्छा करें। या SC ST OBC रेजिमेंट कर दीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है। SC अनुसूचित जाति रेजिमेंट, पिछड़ा रेजिमेंट, ऐसा कर दीजिए। तो वो एक शौर्य है, सब लोग देश की सेवा में जाना चाहते हैं। सेना में जाना, बाबा साहब ने इसको मैक्सिमम सेक्रीफाइस कहा है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नौकरी नहीं है, ये अपनी राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी मिट्टी की सुरक्षा के लिए जो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है, जो हम बलिदान है, वहाँ हमारे वो देने का नाम सेना है। और भारत की सेना की शौर्य गाथा दुनिया जानती है, और भारत की शांति सेना की दुनिया भर में डिमांड है। जब दुनिया में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है तो वहाँ दुनिया भर से शांति सेना स्थापित की जाती है, यूनाइटेड नेशंस के जरिए और तमाम बातचीत के, जिनेवा संधि के जरिए।
उसमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि भारतीय सेना को महत्ता दी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत ही वो दयावान होते हैं, करुणा होता है उनके मन में, क्योंकि भारत बुद्ध की धरती है, करुणा अहिंसा का कॉन्सेप्ट भारत से आया है। तो भारत की सेना की जहाँ शौर्य गाथा है, वही शांति सेना के रूप में उनकी बहुत ख्याति है दुनिया भर में। रेजिमेंट की आवश्यकता जो अब मतलब सड़क पर, सदन पर भी आप ये चर्चा देख रहे होंगे, आपको लगता है, कहा जा रहा है कि उसके फायदे क्या होने वाले हैं? लोग कह रहे हैं रेजिमेंट करके क्या फायदा होगा, बताइए। देखिए, फायदा ये राष्ट्र के सम्मान का विषय है, समाज के सम्मान का विषय है, ये सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। जो अहिर रेजिमेंट है, जो तमाम जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो उस कम्युनिटी के सम्मान को दिखाता है कि राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं। तो ये सब समाज के, राष्ट्र की भलाई के लिए, सम्मान के लिए। और अच्छा, रेजिमेंट की जब चर्चाएं हो रही होंगी इन दिनों, मैं भी क्योंकि तमाम खबरें तो देख ही रही हूँ, कथावाचक इन दिनों महिलाओं के चरित्र का हनन कहना चाहूँगी जिस प्रकार से कर रहे हैं, या फिर ये बता रहे हैं कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, या उनकी जो शादी की उम्र है वो 14 वर्ष है, वो सही और सटीक उम्र है। आप कैसे देख रहे हैं? जो भी बाबा कह रहे हैं, पहले उनका विरोध उनके घर की महिलाओं को करना चाहिए, और जैसे जैसे महिलाएं इस देश में शिक्षित होंगी, ऐसे बाबाओं के यहाँ जाना बंद कर देंगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी देश की तरक्की इस बात से नापता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, और जैसे जैसे इस देश की तमाम महिलाएं, आधी आबादी पढ़ लिख जाएगी, ऐसे बाबाओं का दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं एक अच्छे घर को चलाने के लिए महिलाओं में जो गुण होने चाहिए वो गुण बचे ही नहीं हैं अब उनमें। पता नहीं बाबा किनके बारे में कह रहे हैं, नहीं बचे तो महिलाओं को इनका जवाब देना चाहिए कि उनके अंदर गुण है कि नहीं, ज़्यादा बेहतर होता। वैसे बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल बनाकर महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए हैं। जी, किसी की ये निजी विचार होने चाहिए शादी की उम्र, या फिर जो कहा जा रहा है ग्रंथों में लिखा है जिसके हिसाब से सही चीज़ें चलेंगी वो मानना चाहिए? मैं तो भारत तो संविधान से चल रहा है, धार्मिक ग्रंथ तो आपकी निजी उपासना का विषय है, देश तो संविधान से चलेगा। शादी की उम्र तो संवैधानिक रूप से तय है। बाबा लोग जाएं संसद में और अपना घटा बढ़ा लें। लेकिन कह रहे हैं घर गृहस्थी नहीं चल रही है, उस पर भी हमें कुछ निजात तो निकालना पड़ेगा कि घर गृहस्थी लोगों की क्यों नहीं चल रही है। उसकी वजह है कि लड़कियां जो 4 जगहों को होटल का खाना खा के आएंगी तो क्या होगा। इस तरह की भाषा जो लोग बोल रहे हैं, जो सबसे निकम्मे लोग हैं, जो मेहनतकश लोग नहीं है, वही ऐसा बोल सकते हैं। जो परजीवी लोग हैं, जो बैठ के खा रहे हैं, जो झूठ साँच बोल के खा रहे हैं। इस देश की महिलाएं को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जैसे इस देश के तमाम जातियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उसी तरह से महिलाएं 2 तरह की शिकार हो गई। एक तो घर में पेट्रियार्कल की शिकार हैं, घर के बाहर वो पेट्रियार्कल की शिकार हैं। तो इस देश की महिलाएं अभी भी आधी आबादी किचन से, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज चल जाए, लेकिन उनके हिस्से में ही किचन है, उनके हिस्से में ही घर है, बच्चा है, पालन है। मुझे लगता है कि जिन देशों में महिलाओं को बराबर का अधिकार है, जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी बिजनेस, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट में बढ़ा है, वहाँ बेहतर है। और ये तो महामहिम राष्ट्रपति जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। वो महिलाएं भी हैं, आदिवासी समाज की महिला हैं, और ऐसे ही बाबाओं को जवाब देने के लिए हिंदू कोड बिल का प्रावधान किया है बाबा साहब ने। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप पे भी चर्चाएं हुई और उन्होंने सीधे तौर पर जो लिविंग रिलेशनशिप में रहती है उनको एक टिप्पणी उससे संबोधित कर दिया। क्या कहा? लिविंग रिलेशनशिप की कहा जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कथावाचक ने कि जो लड़कियां 4 जगह मुंह मार कर आ रही हैं वो भी ये सोच रही हैं कि वो सती सावित्री बनी रहे। हाँ, ऐसे ही बाबा सती प्रथा के पक्षधर हैं, ऐसे ही बाबा बाल विवाह के पक्षधर हैं, ऐसे ही बाबा विधवा विवाह के खिलाफ हैं, ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि अगर कोई महिला का पति मर जाए, बहु विवाह के पक्षधर हैं। तो उन बाबाओं से पूछना चाहिए महिला पत्रकारों को जाकर कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उसके लॉजिक दीजिए, तर्क दीजिए। तो वो कह रहे हैं सुखी घर चलाने के लिए महिलाओं की जिम्मेदारी निर्धारित है, पुरुष का काम है बाहर कमाना, महिला का काम है घर चलाना। तो ये इस देश की महिलाओं को समझना चाहिए कि ऐसे बाबा को का क्या इलाज करें जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और ये विरोध तो महिलाओं को ही उठाना पड़ेगा।
बतौर पत्रकार आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे जानना है, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं और प्लस पुरुष भी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो संवैधानिक प्रावधान है उसको मैं मानने वाला आदमी हूँ। महिलाओं का जो संवैधानिक अधिकार है वो इक्वल हैं, बराबर हैं। वो चाहे तो घर चलाएं, वो चाहे तो हवाई जहाज़ उड़ाएं, फाइटर प्लेन उड़ाएं। हमने देखा व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी को। ये तो संविधान है तभी है, अगर मनुस्मृति होता तो ये तो नहीं होता। तो मैं तो तरक्की के पक्षधर में हूँ। ऐसे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो घर आबाद करने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की थोड़ी है, सबकी है। जो भी घर के सदस्य हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अच्छा, एक और वीडियो हमने देखा कि जिसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के लिए न केवल ये कहा जा रहा है कि हाँ मैं तो मनुस्मृति को मानता हूँ, बल्कि उन्हें गाली गलौज के शब्दों से भी संबोधित किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब को गाली देना मतलब उस आदमी में नॉलेज नहीं, क्योंकि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब को गाली देना मतलब आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानते हैं। और बाबा साहब को गाली देने का मतलब कि आपके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, तो बाबा साहब को गाली देना मतलब महिलाओं को अधिकार को गाली देना, महिलाओं को गाली देना। बाबा साहब ने इस देश के 90-95% लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार दिया, तो 90-95% लोगों को गाली देना, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना, उनको गाली देना मतलब इस देश की संप्रभुता, अखंडता को गाली देना। क्योंकि ये देश बाबा साहब के विजन, उन्हीं के लिखित संविधान से चल रहा है। कह रहे मैं नहीं मानता उस संविधान को। अब जो लोग नहीं मानते हैं उसकी भी रक्षा संविधान ही करता है। नहीं तो अगर संविधान में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोर्ट कचहरी का, भारत का संविधान यही तो है कि उसके न मानने वाले को भी कहता है कि हम आपसे संवैधानिक तरीके से बात करेंगे। नहीं तो यही कोई मनुस्मृति का राज होता तो उनका जीव काट लिया जाता, सर कलम कर दिया जाता कि आप मनुस्मृति नहीं मानिएगा, इसके कान में शीशा पिघलाओ, इसका जीव काटो। लेकिन भारत का संविधान ऐसा नहीं करता। भारत का संविधान कहता है अगर वो संविधान के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से उन पर कार्रवाई होगी। कह रहे हैं संविधान रचयिता अब हम B.N. राव को मानते हैं। वो अपने मुँह मिट्ठू कोई बन जाए, उससे क्या मतलब है। संविधान रचने में अगर B.N. राव साहब की भी भूमिका है तो उनका भी शुक्रिया। बट हम सब दुनिया जानती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे भाषण हैं, तो माने तो वो संविधान। अगर B.N. राव ने लिखा है तो दे SC/ST OBC रिजर्वेशन के पक्ष में बात करें। अब कोई झूठ कुछ भी बोल देता उसका, कि जो लोग ग्रह नक्षत्र की चाल बदल देते हैं, शनि की और शुक्र की, जो लोग पत्थर साइंस से आज तक गरीबी नहीं ख़त्म हुई, जिस देश में जो लोग इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब रखना चाहते हैं, वो बाबा साहब के खिलाफ तो होंगे ही। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के 90-95% लोग और आधी आबादी को अधिकार दिए हैं। कह रहे बाबा साहब को तुम हमारा मत बताना क्योंकि वो केवल दलितों के हैं। बाबा साहेब ने कहा है कि मेरा हित और राष्ट्र का हित आएगा तो मैं राष्ट्र के हित की बात करूंगा, और बाबा साहब ने कहा है कि मेरा हित और समाज का हित आएगा तो मैं समाज के हित बात करूंगा। तो बस इतना समझिए कि बाबा साहब न होते तो इस आधुनिक भारत में हम और आज ऐसे बैठकर बात नहीं कर रहे होते, और वो भी जो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं वो भी बात नहीं कर रहे होते। जी कह रहे हैं अगर मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ संविधान को, तो ये मेरे निजी विचार हैं, आप मत बताइए मुझे। ठीक है, अगर अब वो गैर संवैधानिक बात करेंगे तो संवैधानिक तरीके से उन सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। कह रहे सिर्फ मैं नहीं बल्कि CM योगी आदित्यनाथ भी मनुस्मृति को मानते हैं। हमने तो कभी CM साहब को ऐसा, वो तो खुद मुख्यमंत्री बने हैं संविधान की शपथ लेकर। संविधान के तहत ही चुनाव होता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो संविधान न मानकर मनुस्मृति के हिसाब से मुख्यमंत्री बन के दिखा दें, कहिए रिजाइन कर दें। उनके जो अनुयायी कह रहे हैं, हमें तो लगता है कि आदित्यनाथ संविधान के तहत चुनकर मुख्यमंत्री बने। कह रहे भूलिए मत कि उत्तर प्रदेश में किसी का परचम लहराता है तो वो है ठाकुर। ठाकुरवाद चरम पर। कौन कहता है? देखा नहीं, लोग समर्थन में आ गए ठाकुरवाद। CM योगी आदित्यनाथ खुद गर्व से कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ। वो ठाकुर समाज से हैं तो उसमें गर्व की बात क्या है? ठाकुर समाज से हैं या उसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। जिस समाज से उस समाज का कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो वो संवैधानिक आदमी लगते हैं। अब वो कहेंगे जिस दिन के मनुस्मृति के हिसाब से चलता हो तो हम देखेंगे। बाकी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जातिवाद नहीं कर सकता है, जातिवाद के खिलाफ काम करना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं ठाकुरवाद, मतलब अगर वो ठाकुर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? हर आदमी किसी न किसी समाज से है, तो कोई उसमें गर्व की बात, सबको अपने समाज पर गर्व होना चाहिए। तो देखा नहीं उस वीडियो में उन्होंने कहा जो दलित है उन्हें शर्म आनी चाहिए, और जो किसने कहा? तो वीडियो में वो लोग कमेंट में कह नहीं रहे हैं जो दलित हैं वो उस तबके से हैं, हम लोग ठाकुर हैं तो हमें गर्व तो होना चाहिए क्योंकि हम लोग पैदाइशी पूजनीय हैं। किसके हिसाब से? कौन तय कर रहा है? कौन? अपने मुंह से मैं कह दूं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो उससे क्या हो जाएगा? मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं आइंस्टीन हूं, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब जो लोग बोल रहे हैं उनको, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो उनका कुछ नहीं कह सकते। जातिवादी मनुवादी सोच के लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो आप कह रहे हैं आप पूजनीय नहीं मान रहे उन्हें? कोई भी इंसान पैदा के आधार पर पूजनीय नहीं होता है, सब अपने काम के आधार पर रिस्पेक्टेबल होता है। जो अच्छा काम करेगा, बाबा साहब पूजनीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। फुले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास, गाडगे, कबीर, गुरु नानक साहब सब पूजनीय हैं अपने काम के आधार पर। पैगंबर साहब पूजनीय हैं काम के आधार। जो लोग, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जो लोग इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं और बाकायदा अपमान करते हैं या गाली गलौज करते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? बाबा साहब के अपमान के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली बाबा साहब ने बहुत मजबूत कील ठोक दिया है महिला विरोधियों पर, जातिवाद पर, मनुवाद पर, और उन्होंने एक बड़ा वृक्ष लगा दिया। भारत एक दिन बहुत बड़ा डेमोक्रेसी ही नहीं है, एक दिन आधुनिक, एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती है। मुट्ठी भर लोग जिनका जातिवाद और मनुवाद आहत हुआ है, वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जिनका मनुवाद आहत हुआ है। तमाम दर्शक हिंद समाचार के जो देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप इस चैनल को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ऐसे वक्त में जब तमाम पत्रकार, जो टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं, मीडिया जाति का अभेद किला है, और ऐसे में ज्योति यादव लगातार आपके लिए अच्छी खबरें ला रही हैं, आपके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक खबरें आप तक पहुंचा रही है। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया का काम होता है पीड़ित, मतलब पत्रकार का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। तो जो भी पत्रकार पीड़ित के साथ खड़ा है, मीडिया का काम होता है विपक्ष के साथ खड़ा होना, सत्ता से सवाल करना। तो ज्योति यादव अगर इस तरह से काम कर रही हैं तो आप इनका सपोर्ट कीजिए। मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लेकिन उस वायरल वीडियो से ये साफ हो जाता है कि आखिरकार इस देश में आरक्षण क्यों जरूरी है। मनुवाद जैसे सोच के लोगों में किस प्रकार से गुस्साहट, बौखलाहट देखने को मिल रही है। कुछ लोग उस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग बाबा साहब के सम्मान के साथ उस वीडियो को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।